वायर की इस बातचीत आपका स्वागत है। पिछले 15 दिनों से आप लगातार वायर पर वायर हिंदी, वायर उर्दू और वायर इंग्लिश में लगातार हमारा कवरेज बिहार एफएम पे देख रहे हैं। हमारी रिपोर्टिंग टीम जो है वो पूरे बिहार का दौरा कर रही है और यहाँ पर जो लोगों के इश्यूज़ है, पॉलिटिकल इश्यूज़ हैं और सिविक इश्यूज़ है और जितनी भी चीज़ें हैं उनको हाईलाइट करते हुए हम लोग पूरे राज्य का दौरा कर रहे हैं। और ऐसा हुआ है कि आज हम मुजफ्फरपुर में हैं और यहाँ पर हम हमारे जो टीम के मनोज सिंह जो उत्तर बिहार का दौरा कर रहे थे वो आज यहाँ पर आकर पहुँचे हैं पूरा टूर करते करते। मैं साउथ और सेंट्रल बिहार करते करते मुजफ्फरपुर यहाँ पे आज पहुँचा हूँ और हमारे साथ उमेश राय हैं जो लगातार वायर में अलग अलग मुद्दों पर अलग अलग एनवायरनमेंट और एम्प्लॉयमेंट और इकोनॉमी रिलेटेड इश्यूज़ पे भी लगातार फीचर्स लिख रहे हैं। तो हमने सोचा कि यहाँ पर क्योंकि अब हम एक साथ आ गए हैं तो एक ऐसा क्या चित्र नज़र आ रहा है। कल पहला फेज है चुनाव का और मुजफ्फरपुर में तो हालांकि बाद में है, लेकिन हम लोगों को अपनी रिपोर्टिंग के एक्सपीरियंसेस में क्या नज़र आ रहा है और क्या ट्रेंड्स नज़र आ रहे हैं इस पर हम एक चर्चा कर लें। तो मनोज जी आप पूरे चंपारण और ये जो पूरा जो मिथिलांचल का एक बहुत ही बड़ा जो भाग है उसमें दौरा करके आए हैं। तो और ख़ास करके आपकी जो रिपोर्ट्स हैं कि जो बंद इंडस्ट्रीज़ हैं और जो बाढ़ ग्रसित पूरा जो एरिया है, जो कहते हैं कि बिहार में 22 ज़िले बाढ़ ग्रसित है, इस पे आपने काफ़ी एक्सटेंसिव रिपोर्ट की। तो इसके बारे में तो आप हमें कुछ ज़रूर बताइए और ये भी बताइए कि इन टाइप के जो मुद्दे हैं, बाढ़ हर साल आता है, इस साल तो कई बार आ चुका है, आपने अपने स्टोरीज़ में लिखा, तो उसमें कुछ राजनीतिक रूप दिखता हुआ दिख रहा है इलेक्शन में। उससे पहले अगर आप जी, पूरे उत्तर बिहार में बाढ़ सबसे प्रमुख मुद्दा रहा है और मैं पूर्वी चंपारण, पश्चिम चंपारण, गोपालगंज से एक हिस्सा, फिर मुजफ्फरपुर, दरभंगा, समस्तीपुर, सहरसा, सुपौल, मधेपुरा तक गया था और अगस्त में भी आया था जब यहाँ पे बाढ़ थी। तब भी मैं एक 6 दिन के विजिट कर रहा था। तो ये पूरा इलाका जो है वो बाढ़ से बुरी प्रभावित होता है हर साल। इस साल बहुत ज़्यादा बाढ़ थी और कई जगह तटबंध भी टूटे, इसकी वजह से फसलों का नुकसान बहुत ज़्यादा है। खुद गवर्नमेंट ने पार्लियामेंट में कहा है कि 7.5 लाख हेक्टेयर फसल का नुकसान हुआ और ये हर साल होता है। तो बाढ़ एक बहुत बड़ा मुद्दा है और बाढ़ में के जब ये चुनाव हो रहा है तो मैं देख रहा हूँ कि थोड़ा सा फोकस कम है, इस पर कम बातचीत हो रही है। बातचीत लोग तो अपने भाषणों में बोल रहे हैं, लेकिन इसका कैसे इस नुकसान को कम कर सकते हैं, क्या उपाय हो सकता है, क्या तटबंध ही बाढ़ को रोकने, क्योंकि अब आज की तारीख में ये साबित हो रहा है कि तटबंध जो 3800 किलोमीटर तटबंध बन चुका है पूरे बिहार में, जितनी नदियों की लंबाई है लगभग उतने तटबंध बन चुके हैं। इसके बावजूद बाढ़ से नुकसान कम नहीं हुआ है, बढ़ता ही गया है, बल्कि एक जल जमाव, वाटर लॉगिंग की समस्या और ज़्यादा बढ़ गई है। तो कुल मिला के तटबंधों को जो खुद बिहार सरकार कहती है कि ये अस्थायी उपाय है, लेकिन सारा फोकस उसका इस तटबंधों को बनाने में, और जो क्षति होती है वो एक 6,000 रुपये जो तत्कालिक सहायता होती है, वो पूरी सहायता नहीं होती है, तत्कालिक सहायता होती है, जो यहाँ की भाषा में लोग 6,000 बोलते हैं। तो हम जहाँ जहाँ भी गए, जब अगस्त में भी आए थे तब भी वो लोगों को नहीं मिला था और उन इलाकों से फिर गुजरे हैं। तो ये बाढ़ जून से लेके और आज अक्टूबर है, तमाम जगहों पर लोग बता रहे हैं कि वो 6,000 रुपये अभी तक उनको नहीं पहुँचे। तो ये जो सरकारी राशि सहायता है वो भी नहीं पहुँची। तो इसके अलावा जो फसलों को जो नुकसान हुआ है, आज ही रहा है कि बिहार सरकार ने करीब 3,000 करोड़ से ज़्यादा की डिमांड केंद्र सरकार से की है कि वो इसका नुकसान की भरपाई के लिए। तो ये हर साल की कहानी एक बड़ा मुद्दा है और लोग बाढ़ तो 3-4 महीने रहती ही है, उससे प्रभावित होते ही हैं, लेकिन नदियों की कटान से बहुत सारे गांव विस्थापित होते रहते हैं, उनकी फसलें खत्म होती रहती हैं। बहुत सारे जहाँ आज जो खेती कर रहे थे वहाँ नदी बहती रहती है। ये एक मुद्दा, बहुत बड़ा मुद्दा है, जिस पर मुझे लगता है कि थोड़ा सा कम फोकस है, इसको उतना ज़्यादा मतलब अपने तटबंध पे जो बात कही वो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, क्योंकि सारी पार्टियां जो है जो ये बाढ़ ग्रसित इलाकों में जाती है और तटबंध ही प्रॉमिस करती है, और आप कह रहे हैं कि तटबंध की वजह से पूरा जो उत्तर भारत है वो बल्कि
परमानेंटली बाढ़ ग्रसित हो गया है, इसका क्या मतलब होता है? बाढ़ तो कम नहीं हुआ, उसका जो क्षेत्र है बाढ़ से वो कम नहीं हुआ, बल्कि जल जमाव का क्षेत्र जब आप कोसी नदी के तटबंध के बाहर का क्षेत्र देखेंगे तो हजारों हेक्टेयर खेत जो है वो पूरे 12 महीने जलमग्न लगा रहे हैं, उसमें कोई खेती नहीं हो पा रही। पूरे जो धान की फसल है वो बहुत ही कम उत्पादन इस नाते हो पा रहा है। तो और कई जगहों पर लोग अब खुद तटबंधों का विरोध भी करने लगे। और आई जो मुजफ्फरपुर जिले का विधानसभा क्षेत्र है जो कि सीतामढ़ी जिले से सटा हुआ है, वहाँ बागमती नदी पर अभी भी तटबंध बनाने का काम चल रहा है। वहाँ लोगों ने तटबंध का विरोध किया। तटबंध से हमको कोई फायदा नहीं होता है, क्योंकि अब बाढ़ अस्थायी हो जाती है। जब पहले बाढ़ आती थी तो वो अधिकतम एक पखवाड़े तक 10 दिन 15 दिन ज़्यादा से ज़्यादा रहती थी, वो वापस चला जाता था, पानी नदी में वापस चला जाता था। लेकिन अब ये हो रहा है कि आपने तटबंध बना दिए हैं, रोड और सड़कें बना दी हैं और कोई नियोजित तरीके से नहीं बनाई। तो एक बार नदी का पानी जब फ्लो कर जाता है तो वो पानी रहता है 3 महीने 4 महीने 5 महीने रहता है, तो वो पूरा इलाका जो है खेती खराब हो जाती है। इस बारे में इन लोगों को सोचना पड़ेगा कि तटबंधों को ही बाढ़ का उपाय नहीं है, क्योंकि अभी भी फोकस गवर्नमेंट का है जो खुद कह रही है कि अस्थायी है, लेकिन तटबंध ही बनाते जा रहे हैं। और अभी भी कई फेज में बागमती पर और दूसरे नदियों पर भी अभी तटबंध बनाने का काम चल रहा है। अब इन तटबंधों के सुरक्षा पर जो हर साल मेंटेनेंस है उसका खर्च भी मैंने अभी जोड़ा था, तो वो 1,500 करोड़ से ज़्यादा खर्च कर रही है सरकार। और जो ये 6,000 की तत्कालिक आर्थिक सहायता दी गई है वो भी 2,000 करोड़ रुपया हो जा रहा है। तो आप समझिए कि 3,500 से 4,000 करोड़ रुपया आप केवल मेंटेनेंस पे और तत्कालिक आर्थिक सहायता दे रहे हैं। ये एक सुपौल जिले का एक गांव था नेपाल बॉर्डर से सटे हुए कुनौली, जो कि खाड़ो नदी से प्रभावित हुआ है। वहाँ पर 3 साल में करीब 3.5 करोड़ रुपये आर्थिक सहायता बांटी गई है, जो बाढ़ से जो नुकसान होता है। वहाँ के लोग ये कह रहे थे कि ये 3.5 करोड़ में तो आप कोई अच्छा सा रास्ता निकाल सकते थे। जो खाड़ो नदी का जो एक रास्ता अवरुद्ध हो गया है उसकी आप सफाई करके दे देते तो बाढ़ नहीं आती, इतना नुकसान नहीं होता। लेकिन सरकार को ये लगता है कि 6,000 रुपये की जो आर्थिक सहायता है वो एक वोट बैंक के रूप में उसको इस्तेमाल करते हैं। इम्बैंकमेंट को भी एक वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। कोसी इम्बैंकमेंट में तो बहुत सारी पॉलिटिक्स है, वहाँ लोग उससे जुटते हारते रहे हैं। इसी तरह से अब ये हर जगह एक जनता की डिमांड आती है, नहीं भी आती है तब भी आप तटबंध बना देते हैं। तो एक अस्थायी और तत्कालिक एक राहत के लिए कि ये तटबंध बन जाए तो कुछ एरिया बाढ़ से बच जाएगा, लेकिन फिर वो देखने में आता है कि कुछ वक्त के बाद वो वाटर लॉग हो जाएगा। बिल्कुल, मैंने भी मैं यहाँ मुजफ्फरपुर के आगे दौरा कर रहा था समस्तीपुर के इलाकों में और दरभंगा की शुरुआत में, तो वहाँ पर मैं देख रहा था किस तरीके से 2 तटबंधों के बीच में कम से कम 1000 गांव पूरी तरीके से वाटरलॉग अभी भी हैं। और मतलब अभी बाढ़ है नहीं, लेकिन कई जगहों में जो सारे खेत डूबे हुए हैं, उसमें जो नदी का जो सिल्ट है, जो गाद होता है, वो पूरा भरा हुआ है और लगातार उसमें कुछ ना कुछ लोग किसी तरीके से चल रहे हैं। लॉकडाउन की जो अनएम्प्लॉयमेंट हुआ है या जो बेरोजगारी हुई और जो इस तरीके से बाढ़ का ये ट्विन जो ट्रेजेडी हुई है नॉर्थ बिहार के लोगों में, वो एक बड़ी कहानी है। और वायर में आप इसका डिटेल रिपोर्ट पढ़ सकते हैं। और दूसरी बात उमेश, मैं आपसे करना चाहूँगा, आपने लगातार इशू बेस्ड स्टोरीज आपने की, आपने एनवायरनमेंट वाटर कंटामिनेशन का प्रॉब्लम दिखाया, आपने मनरेगा पे भी स्टोरी की कि बिहार में ये सारी जो स्कीमें हैं ये कैसे चल रही हैं। तो इसमें बिहार ऐसा स्टेट है जहां रोज़गार मुद्दा बना हुआ है, चुनाव में शिक्षा मुद्दा बना हुआ है, मगर रोज़गार यहाँ का 46.6 बेरोज़गारी जो 46.6% है, वो इतना ज़्यादा तो मैंने कभी और किसी राज्य में नहीं सुना है। आपने क्या पाया अपनी स्टोरी में, उस पर ज़रा। बेरोजगारी का मुद्दा तो बिहार में रहा है शुरू से, मगर अभी जो हुआ है कि लॉकडाउन में जो एक बड़ी आबादी बिहार लौटी है। मतलब आधिकारिक आंकड़ा ये कहता है कि 32 लाख लोग लौटे हैं बिहार, लेकिन अगर वो है कि जो मोबाइल जिसने रजिस्टर करवाया है, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने रजिस्टर नहीं करवाया होगा, जिनके पास फ़ोन ही नहीं होगा। तो जो अनधिकृत तौर पर कहा जा रहा है कि लगभग 1 करोड़ लोग प्रवासी मजदूर जो बिहार लौटे हैं। अब इनके लिए रोज़गार के 2 ही साधन थे सरकार की तरफ से, एक तो मनरेगा और दूसरा ये था कि प्रधानमंत्री मोदी ने एक योजना शुरू की थी, गरीब कल्याण रोजगार अभियान। ये 125 दिन का अभियान था जिसमें लोगों को नौकरी देनी थी। तो इन दोनों ही मामलों में अगर देखें तो रोज़गार बिल्कुल कम मिला है। मतलब मनरेगा में तो मैंने जितने भी मजदूरों से बात की, किसी को 10 दिन 20 दिन काम मिला पर पैसे नहीं मिले हैं।
और बहुत सारे मजदूर जो है जिसकी वजह से वापस लौट गए हैं इस लॉकडाउन में भी 2500 रुपये 3,000 4,000 5,000 रुपये खर्च करके वो लोग हरियाणा पंजाब गुजरात वहाँ पे चले गए हैं। तो रोज़गार मतलब जो लौटे हैं उनके लिए रोज़गार के एक बड़ा मुद्दा था और उनको रोज़गार मिला नहीं। जो लोग यहाँ पे पहले से रह रहे हैं उनके पास भी रोज़गार नहीं है। उनके लिए रोज़गार का एकमात्र साधन ये जो चीनी उसमें जो ईंट भट्टी में काम करेंगे या खेतों में काम करेंगे। बहुत सारे खेत में भी काम धान की कटाई अभी बहुत जगह पे जहाँ बाढ़ आई है वहाँ पे वो कटाई भी नहीं हो पाई है, तो वो भी एक इशू है। तो रोज़गार इसी वजह से रोज़गार का मुद्दा एक बड़ा मुद्दा बन गया है कि ये लगभग 1 करोड़ लोग जो लौटे बिहार उनके पास कोई रोज़गार नहीं। तो क्या तेजस्वी जो ये कह रहे हैं कि 10 लाख रोज़गार देंगे पहली कैबिनेट मीटिंग में, वो एक तरीके से ग्राउंड में हम लोगों को दिख रहा है, तो वो उसके बारे में आपका क्या कहना है? देखिए बेरोजगारी क्योंकि तेजस्वी ने जो मुद्दा उठाया है वो क्लिक भी कर गया है। उनको लग रहा है कि सचमुच में ये रोजगार देगा, अगर नहीं दिया तो ये एक अलग इशू है। लेकिन रोजगार एक बड़ा मुद्दा रहा है बिहार में और कोई किसी पार्टी ने उस मुद्दे को उतने पुरजोर तरीके से नहीं उठाया है। अगर हम देखें तेजस्वी यादव की बात करें तो उन्होंने अचानक से कहा कि भाई 10 लाख रोजगार हम देंगे और उनमें से करीब 5-6 लाख रोजगार तो ऐसे हैं जो रिक्त पद हैं उन्हीं में भर देंगे हम, बाकी हम सृजन करेंगे। तो एक बड़ा जो पद था वो खाली था, फिर 5-5.5 लाख से ज़्यादा पद खाली हैं बिहार में। अगर डॉक्टर की ही अगर बात कर लेंगे तो उसमें करीब 12,000 पद हैं डॉक्टर की, जिसमें कि 5 से 6,000 डॉक्टर ही अभी हैं, बाकी पद खाली हैं। तो उन्होंने जो कहा है कि जो रिक्त पद है उसको हम भरेंगे और बाकी सृजन किया जाएगा रोजगार का। ये हो सकता है या नहीं हो सकता है, अगर वो सरकार चुनी जाती है तो वो हम देखेंगे और उस समय भी रिपोर्ट करेंगे उस पर। लेकिन हम जितनी जगहों में गए, जैसे मैं गया और फिर जहानाबाद गया, अरवल गया, भोजपुर गया, ये सेंट्रल बिहार, नालंदा गया और फिर वैशाली से होते हुए यहाँ पर आ रहा हूँ, पटना ज़िला अलग। लेकिन हर जगह में मैंने देखा कि किस तरीके से सारे गांवों में जो एक तरीके का एक बहुत ही जो दलित टोले हैं और जो मतलब ईबीसी टोले हैं, वहाँ पर लगातार हर जगह में ये जो नल जल की योजना वहाँ पर चल रही है। लेकिन वहाँ पर उससे बहुत लोग दुखी हैं कि नल जल की योजना तो कई जगहों में 1-1.5 साल पहले से चल रही है मगर अभी तक उनमें पानी नहीं है। हालांकि सारे टोलों में सबने यही कंप्लेन किया इस तरीके से यहाँ पर कोई सरकारी डेवलपमेंट हुआ नहीं है और उनको पूरी तरीके से छोड़ दिया गया है। ये तो रही उनकी बात। और बाकी जो एक दूसरा तबका कहा जा रहा है कि जो राजनीतिक तरीके से हमेशा नीतीश कुमार को सपोर्ट करता आया है और वो इस बार इम्पोर्टेंट अपना उनका वोट सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा, वो है 26% इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लासेस। उनमें भी मैं देख रहा हूँ कि एक नीतीश को लेकर एक बहुत ज़्यादा एक जो एंटी इनकम्बेंसी सेंटीमेंट है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है। हालांकि यहाँ पे कुछ पॉलिटिकल ऑब्जर्वर्स का कहना है कि ये जो एंटी इनकम्बेंसी है इस बार कुछ ज़्यादा है, मगर अंत में क्योंकि बिहार का चुनाव हमेशा जातीय समीकरणों पे हुआ है और ग्राउंड के लेवल पे अलग अलग जातियों के बीच पे कुछ मतभेद रहती हैं और अलग अलग जगहों में उनकी वर्चस्व की लड़ाई रहती है, तो वो सारा जातीय समीकरणों में वो बदल कर वो फिर से वही ट्रेडिशनल वोटिंग होगी। लेकिन हम लोगों को हम जहाँ जहाँ जा रहे हैं हमें ये लग नहीं रहा है, हमें ये लग रहा है कि सब नीतीश को बाहर करना चाहते हैं। लेकिन ये जो प्रश्न सबसे बड़ा सवाल उठकर खड़ा होता है कि नीतीश को करना चाहते हैं मगर चुनना किसको चाहेंगे। पिछले 15 सालों से उन्होंने राजद के अगेंस्ट वोट किया है बहुत सारे लोगों ने, क्या वो राजद में वापस आएंगे, ये एक बहुत ही बड़ा सवाल है। तो इसी सिलसिले में मैं मतलब क्योंकि ये सारे जो सामाजिक और ये जो आर्थिक इश्यूज़ हैं इस बार वो सारे मुद्दे बने हुए हैं क्योंकि लोगों के पास काम नहीं है और लोग इसको अलग अलग भाषा में आर्टिकुलेट कर रहे हैं कि क्या है हमारे उनके पास कुछ है नहीं। गरीबी जैसा कि हम जानते हैं बिहार पूरे देश में वन ऑफ द पुअरेस्ट स्टेट्स में गिना जाता है और यहाँ पर लगातार इस तरीके से पार्टियाँ एंटी इनकम्बेंसी ना सिर्फ नीतीश के खिलाफ है, बहुत ज़्यादा एंगर जो है, गुस्सा है वो ब्यूरोक्रेसी पे भी है। नीतीश जिसके लिए जिम्मेदार ठहराए जाते हैं कि जो पूरा जो एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट है, जो ब्यूरोक्रेसी है, जो वो लगातार भ्रष्ट होते जा रहे हैं, उनके पास चीज़ें पहुँच नहीं रही। तो मनोज जी, मैं आपसे इसी सिलसिले में ये बात करना चाहूँगा कि आप जब वहाँ पर घूम रहे थे फ्लड अफेक्टेड एरिया, तो वहाँ पर आपने लगातार ये जो पलायन मजदूर है, बिहार में सबसे ज़्यादा मात्रा में पलायन होता है
दिल्ली, बॉम्बे, ईंट भट्टियों में, अलग अलग जगहों में, तो वहाँ पर उनकी हालत आपको क्या दिखी? देखिए, ये बाढ़ और पलायन एक दूसरे से बहुत जुड़ा हुआ मुद्दा है। हर बिहार में अक्सर बाढ़ आती है, नदियों की कटान होती है, जिससे गांव के गांव विस्थापित होते हैं और फसलों को नुकसान होता है। इसीलिए पलायन भी बहुत ज़्यादा है। देखिए, गांव में अभी आज ही मैं गया था, जो मुजफ्फरपुर का जहाँ विधानसभा क्षेत्र है, सारी खंड में आता है, वहाँ पे 250 लोग लौटे हैं। जी। और ये लोग हैदराबाद में काम करने गए थे, वो वहाँ से लौटे हैं। और 60 मजदूरों का तो ऐसा समूह था जिसको कोई आने का कोई साधन नहीं मिला। तो उन लोगों ने सबने चंदा करके 2.5 लाख रुपए एक ट्रक को दिया, उस ट्रक में वहाँ से वो करा। वो लोग बता रहे थे कि इस दौरान जब वो आए हैं तो उनको जो वादा किया गया था कि सरकार से उनके अकाउंट में पैसा लगेगा, वो नहीं मिला। काम का इंतजार करते रहे, वो भी नहीं मिला और बहुत सारे लोग वापस चले गए। तो वो अभी जो लोग हैं वो लोग बहुत नाराज़ हैं कि सरकार ने जो काम कहा था कि उनको वो भी नहीं दिया। जो मदद करने के लिए, जो सरकारी मदद करने के लिए था, वो भी था। गाँव में कोई काम नहीं है। वहाँ के खुद मुखिया हमसे बता रहे थे कि हम मनरेगा से कितना काम है, सारा हमारा इलाका तो वाटर लॉक है, मनरेगा से कोई काम हम जनरेट ही नहीं कर पा रहे हैं। तो कुछ दिन उनको काम मिला, लेकिन ज़्यादा लोगों को नहीं मिल पाया। तो उसमें से एक मजदूर थे, वो सुनील राम, वो बहुत नाराज़ थे, कह रहे थे कि इसका सरकार के खिलाफ हमारे पास तो उनकी ताकत है, गरीब आदमी है और तो कुछ कर नहीं पाएंगे, मजदूरी करने जा नहीं पाए हैं, वोट देना है इस बार। तो एंटी इनकम्बेंसी ये जो फैक्टर है, आपको लग रहा है ये जो कास्ट का कंसिडरेशन है उसको एक लेवल पे उसको जी, इस बार तो तोड़ेगा? खास बात यह है कि जाति समीकरण अपने जगह है और बिहार में वो हमेशा महत्वपूर्ण है और इस बार भी महत्वपूर्ण है, लेकिन उसमें बहुत जगह टूट हुई है। ईबीसी में भी बहुत टूट हुई है। जो सवर्ण हैं उनको भी सभी पार्टियों में काफ़ी तवज्जो दी है। कोई ऐसा नहीं है कि राजद ने भी बहुत तवज्जो दिया है। तो सब जगह वो अलग अलग इलाकों के समीकरण जैसा उसमें काफ़ी टूट हुई है। लेकिन महत्वपूर्ण बात इस चुनाव में ये देखने को मिला है कि जो वर्गीय सवाल है, जो कर्मचारियों के सवाल हैं, नौजवानों के सवाल हैं, आंगनबाड़ी के सवाल हैं, रसोइयों के सवाल हैं, जिनको सिर्फ अभी 1500 रुपये मिलता है, आशा वर्कर्स हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट होकर उभर आज सुबह ही हमने आशा वर्कर्स का इंटरव्यू। और ये ऐसा नहीं है कि ये अचानक हो गया, ये आंदोलन उनका चलता रहा। आंदोलन अभी पिछले साल दिसंबर में हुआ, इस साल में नहीं हुआ। और ये बेरोजगारी का सवाल, तो ये बहुत सारे नौजवानों से बात वो कर रहे हैं कि पिछले 5 साल में जितने जो डिपार्टमेंट्स हैं उसमें जो वैकेंसियाँ हैं वो नहीं फुलफिल की गई। कुछ जो एग्ज़ाम हुए वो फिर पेपर लीक हो गए, उसके दोबारा हुए नहीं हो पाए, जिनके हो गए उसके रिजल्ट आउट नहीं हैं और जिनके साथ रिजल्ट भी आउट हो गए हैं उनको अभी अपॉइंटमेंट नहीं दिया गया है। तो वो उनको लगता था कि ये सरकार जो है कम से कम नए रोजगार नहीं सृजित कर पा रही है, लेकिन जो है जहाँ पर वैकेंसीज हैं ऑलरेडी हैं वो फुलफिल नहीं होती। इसीलिए जो वैकेंसी है, जो प्रशासनिक मशीनरी की, वो भी इफेक्ट हुई है क्योंकि वो आधा स्टाफ पे काम हो रहा है। गवर्नमेंट के लोग एम्प्लॉई बता रहे हैं कि हम आधा स्टाफ से काम है, इसलिए गांव में जो विकास, जो भी पैसा आया वो भी ठीक से काम नहीं हो पाया। तो ये कई तरह से एक दूसरे को प्रभावित किया कि अगर आपने पदों को भरा होता तो रोजगार मिलता और ऑफिस में और विभागों में लोग होते तो ज़्यादा से ज़्यादा काम करते। तो ये एक बड़ा मुद्दा बना है कि और नौजवान चूँकि हैं अभी लॉकडाउन में वो हैं और यहीं पर लगातार अपने फेसबुक वो अवेयर हैं, फेसबुक पे हैं, तमाम सोशल मीडिया पे हैं, तो वो सबकी बात सुन रहे हैं ध्यान। जैसे कि जब ये 10 लाख नौकरी की बात हुई तो उसके बाद फिर बीजेपी ने भी बात की है, तो लोग सवाल उठा रहे हैं कि आप तो सरकार में थे, किसी भी सरकार में थे, तो अब चुनाव के समय क्यों करें, आप कुछ करके दिखा के आए होते। तो एक इस मामले में एज मिल रहा है विपक्ष को कि वो तो विपक्ष में था, वो कह रहा है तो उसको देखना है, लेकिन जो लोग थे रोजगार देने की बात कर रहे थे वो तो दे के दिखा नहीं था। तो इसलिए एक वर्गीय सवाल पर जो मुझे लगता है कि इस बार ये बहुत अच्छी भी बात है, हर चुनाव में अगर रोजगार का सवाल, शिक्षा का सवाल, कर्मचारियों के परमानेंट का सवाल, समान काम को लेकर समान वेतन का सवाल, ये सब अगर और ये बहुत बड़ा डेवलपमेंट भी है जहाँ पे सामाजिक न्याय की बात करती थी यहाँ की जो सोशलिस्ट पार्टी, चाहे वो राजद हो चाहे वो जनता दल यूनाइटेड हो, तेजस्वी ने वो गेम थोड़ा सा बदला है इस बार आर्थिक न्याय की बात करके, और आर्थिक न्याय पर सभी के लिए वो जाति आधारित पे एकदम उन लोगों ने कैंपेन चलाया नहीं है। हालांकि ज़मीन में उनका एक सपोर्ट है मुस्लिम और यादव का, लेकिन उनका कैंपेन एक तरीके से सबको अपील करता हुआ नज़र आ रहा है। और मुझे लगता है कि जो युवा हैं और जो रोजगार की बात हुई है, युवा एक जाति से भी उठकर अब युवा के तौर पर वर्गीय तौर पर सोच रहा है। उसी तरह से कर्मचारियों का भी, कि जो जैसे पुराने पेंशन का मामला,
वो भी कहा गया है कि उसको बहाल किया जाएगा। तो ये जो कर्मचारियों का सवाल है, जिसको सरकारों ने, हम देख रहे हैं यूपी में भी और जगहों पे भी इसको थोड़ा किनारे कर दिया था, वो इशू नहीं बनता, आंदोलन होते रहते थे। तो वो जो आशा बात कर रही हैं, चाहे आंगनबाड़ी कर रही हैं, चाहे रसोईया कर रहे हैं, ये लोग के सवाल को जब कोई एड्रेस करता है तो उनको लगता है कि हाँ, मुद्दा बना है। तो जाहिर है कि, और मुझे साफ तौर पर दिख रहा है कि ये सवाल जो जाति समीकरण है उसको थोड़ा सा ऊपर रहेंगे ये, और इस आधार पर भी बहुत वोट पड़ने वाला है, और ये इसको निर्धारित करेगा चुनाव। कास्ट बेस्ड इक्वेशन अब उसमें नीड नहीं रहा, और उसका एक बहुत ही बड़ा ये लगातार बिहार में पिछले चुनाव में भी दिख रहा था, और मतलब हर जगह में दिख रहा था कि अब लोग सिर्फ कास्ट के नाम पर एक तरफा वोटिंग नहीं करते। काफ़ी बिखराव आया है, और जो इस बार एक स्पष्ट रूप से सामने आया है, खास करके नीतीश कुमार का जो के खिलाफ जो एंटी इनकम्बेंसी है उसको देखकर। और इसी बात पे जब ये बात कर रही थी, जो वर्गीय सवालों पर जब ये बात हो रही थी, और लगातार हमें ग्राउंड में यही वर्गीय जो इश्यूज है उठकर आ रहे हैं, लोग यही कह रहे हैं। तो आपने एक स्टोरी की थी जहाँ पर आपने बताया था, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब जहाँ से गरीब कल्याण योजना की शुरुआत की थी, उसी गांव में किसी बेनिफिशियरीज को कोई नहीं मिले। और दूसरा मेरा ये सवाल रहेगा, ये आप जब बोल दें कि टीचर्स एक हर जगह में हम जहाँ जहाँ टीचर्स से मिल रहे हैं, वो लगातार अपने इश्यूज उठा रहे हैं, और वो बहुत ही इस सरकार के खिलाफ वोकल होकर उठ रहा है। इन दोनों सवालों का ये जो सरकार ने जो 20 जून को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक अनाउंसमेंट किया था कि जो गरीब कल्याण रोजगार अभियान, योजना नहीं अभियान, इसके तहत हम लोग 125 दिन तक काम देंगे। जो भी माइग्रेंट वर्कर लौटे हैं, इसमें चाहे जिनका मनरेगा कार्ड हो या ना हो, मनरेगा कार्ड होगा उनको भी मिलेगा, जिनका मनरेगा कार्ड नहीं हो उनको भी मिलेगा। और इसकी जो राशि थी वो लगभग 2200 रुपये पर डे के हिसाब से था। और उस समय जब शुरू हुआ तो एक बेलदौर गांव है, वहाँ से शुरू हुई ये योजना। प्रधानमंत्री ने वीडियो खगड़िया जिला में जी, तो बेलदौर से शुरू हुआ। तो वहाँ पे करीब जब शुरू हुआ तो 170 लोगों को काम दिया गया इसमें तत्काल। तो वो 15 से 20 दिन काम चला। उसके बाद वो बारिश होने लगी तो काम बंद हो गया। उसके बाद फिर कोई काम शुरू नहीं हुआ। अब जो लोग वो काम कर रहे थे, वहाँ पे करीब 450 लोग लौटे थे उस गाँव में, बेलदौर गाँव में, माइग्रेंट वर्कर। तो उन 150-60 लोगों को जो काम मिला, तो 20 दिन बाद काम नहीं मिला, बंद हो गया काम, वो लोग वापस चले गए वहाँ से। तो बाकी जो बचे हुए लोग थे उनको फिर बाद में कोई काम नहीं मिला। जब मैंने मुखिया से बात किया तो मुखिया का कहना था कि हमारे पास कोई काम आया ही नहीं, तो हम कैसे देते रोज़गार किसी को। अब जो काम कर रहे थे वो चले गए, और जिनको नहीं मिला और जिनको पहले नहीं मिल पाया उनको बाद में भी नहीं मिल पाया, तो वो योजना वहीं पर ख़त्म हो गई। तो उस गाँव में तो योजना वो है नहीं, अब वो ख़त्म भी हो गया। 22 अक्टूबर तक ही वो अभियान था, अभियान ख़त्म भी हो चुका है। मगर पलायन मजदूर वहाँ पर हैं या चले गए? नहीं, चले गए, सब चले गए हैं वहाँ से। करीब 10-15 बचे हुए होंगे। उसमें एक और मज़ेदार चीज़ मैं बताता हूँ कि ये जो अभियान जो था, उसके लिए 50,000 करोड़ आवंटित हुआ था। उसमें 6 जिले, 6 राज्य शामिल थे, और बिहार के सबसे ज़्यादा 32 जिले उसमें शामिल किए गए थे। और बिहार को 17,000 करोड़ दिया गया था कि इतना खर्च कर सकती है बिहार सरकार। लेकिन बिहार सरकार जो 10 दिन पहले तक का जो मेरे पास डेटा है, वो कहता है कि सिर्फ 10,000 करोड़ खर्च कर पाई। 7,000 करोड़ अभी भी बचा हुआ था सरकार के पास। इसमें एक और भी मजेदार चीज़ ये था कि प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना, सड़क योजना और आवास योजना का पैसा केंद्र सरकार दे ही रही है। आज के 6,000 करोड़ जो गवर्नमेंट ऑफिसर्स में होता है, 5 या 6,000 करोड़ रुपये केंद्र सरकार ने दिया नहीं, जिसकी वजह से प्रोजेक्ट पूरा ही नहीं कर पाए। तो ये बड़ा एक फेलियर ही रहा ये अभियान जो गरीब कल्याण रोजगार अभियान। टीचर्स के बारे में, टीचर्स का अगर कहें तो करीब बिहार में नियोजित शिक्षक एक बड़ी संख्या में है, करीब 5-6 लाख टेम्पोररी टीचर जो पहले शिक्षा मित्र थे। बाद में जब सर्व शिक्षा अभियान का वो आया, जो राइट टू एजुकेशन एक्ट आया, तो एक नियम बना कि जो इंटरमीडिएट हैं वो नहीं टीचर बन पाएंगे, उसके लिए एग्ज़ाम देना पड़ेगा। तो जो टीचर पहले से वो शिक्षा मित्र में थे, उनको कहा गया जो एक अलग तरीके से उनको लिया जाएगा, शामिल किया जाएगा, और उस समय तक वो नियोजित शिक्षक कहे जाने लगे। लेकिन उसके बाद वो कहीं परमानेंट नहीं हुए, नियोजित ही रह गए, और जिनको सैलरी मिलती थी वो जो गवर्नमेंट के द्वारा रिक्रूटेड टीचर से बहुत कम। तो वो उनका भी लंबा अभियान चला था एक, कि उनके सैलरी बढ़ाई जाए, समान काम के बदले समान वेतन की मांग वो लोग लंबे समय मतलब से कर रहे थे। उनके परमानेंट टीचर से 50% जी कम उनकी तनख्वाह, कम तनख्वाह है, वो भी रेगुलरली मिल नहीं रही है, पेंडिंग है बहुत दिनों से। अभी बीच में उन लोगों को कोरोना के भी ड्यूटी में लगाए, जो नियोजित शिक्षक थे
उनको क्वारंटीन सेंटर में लगाया गया था। ड्यूटी की 14 दिन तक करना है आपको, काम निगरानी करनी है, 8 घंटे 10 घंटे काम करना है। उस समय उनका पैसा भी, तब तक मैंने बात किया था तो उनका पैसा भी डिले था कि पेमेंट मिल नहीं रहा था, बिना कुछ सेफ्टी मेजर्स के वो लोग काम कर रहे थे वहाँ पे। तो टीचरों का भी एक मुद्दा बहुत ही बड़ा मुद्दा है। आप एक और बात मैं बता दूँ कि ये जो अभी हम लोग में जा रहे थे पटना, तो हम लोगों ने देखा कि एक स्कूल था वहाँ पे जो जिसमें वित्तीय सहायता नहीं मिलता है सरकार को, परफॉर्मेंस के आधार पर उस स्कूल में जितने बच्चे फर्स्ट आएंगे उसके हिसाब से एक फंड मिलेगा और उसी फंड से उनको टीचर की सैलरी देनी है, स्कूल का मेंटेनेंस करवाना है, बिल्डिंग का मेंटेनेंस करवाना है, फर्नीचर्स का मेंटेनेंस करवाना है। तो उसमें भी एक बड़ी संख्या में टीचर हैं। 7,000 स्कूल हैं ऐसे पूरे बिहार में। अगर पाँच टीचर अगर इस स्कूल में होंगे तो 35,000 के करीब टीचर है। तो उनका भी एक बड़ा मुद्दा है, वो भी बहुत नाराज़ हैं सरकार से। हर इस तरीके से जो भी मतलब सरकारी कर्मी है वो एक तरीके से नाराज़ है। जब हमने भारत में ये देखा है कि जब सरकारी कर्मी इतना नाराज़ हो रहा है, ख़ास करके जो नीचे है, तो उसमें एक तरीके से चुनाव के आउटकम पे प्रभाव पड़ा है। आज सुबह ही हमारी कुलीग पावनजोत कौर वो आशा वर्कर्स से बात की, जो फ्रंट लाइन कोविड के दौरान, लॉकडाउन के दौरान कोविड के आशा वर्कर्स, फ्रंट लाइन हेल्थ वर्कर्स रहे। टीका लगाने से लेकर कोविड को लेकर सेंसिटाइज करने से गांव में लगातार पैदल चल रही हैं और बहुत सारा इस तरीके से उनको जिम्मेदारी दी गई थी कि इस पे सेंसिटाइज करें, सैनिटाइज़र की बात करें, मास्क देने की बात करें, टीकाकरण से लेकर बाकी जितनी भी छोटी छोटी जो सरकारी स्कीमें होती हैं स्वास्थ्य रिलेटेड, वो आशा वर्कर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। लेकिन आज सभी ने ये कहा कि उनको तनख्वाह नहीं मिलती है, उनको एज एम्प्लॉई माना नहीं जाता है और उनको रेगुलरली तनख्वाह मिले हुए कई साल हो गए हैं। 2015 से ये चलता आ रहा है। अनेक विधायक आए, अनेक जो रिप्रेजेंटेटिव्स, पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव्स आए और उनको प्रॉमिस करके जाते हैं, लेकिन उनकी स्थिति में बहुत ज़्यादा कुछ सुधार हुआ नहीं है और वो पूरी तरीके से अपना ये जो व्यथा है वो हम लोगों को, उन लोगों ने सुनाया और ये कहा कि उनका इस बार का डिमांड है कि उनको रेगुलराइज किया जाए, उनको तनख्वाह मिली जाए और सबसे पहली बात कि उनकी जो बेसिक डिग्निटी है, कि उन स्वास्थ्य वर्कर की जो बेसिक डिग्निटी होती है, उनकी जो इज्जत होती है, वो बहाल की जाए। अभी उनका कहना है कि सरकार ना उनको पूरी तरीके से इज्जत देती है तो ना लोग, गांव के लोग देते हैं, क्योंकि उनको सरकारी कर्मचारी माना ही नहीं जा रहा है। वैसे ही अब इस तरीके के इश्यूज हर जगह में आपको यहाँ पे मिल रहे हैं और ये शहर या रीजन स्पेसिफिक नहीं है। कई सभी जगहों में कुछ ना कुछ आपको अलग मिलेगा, लेकिन ये एक पूरी तरीके से एक नैरेटिव तैयार होता हुआ दिख रहा है और हर जगह में आप किसी से भी बात करें, किसी भी वर्ग से बात करें, किसी भी समाज से बात करें, लगातार वो नीतीश कुमार के खिलाफ कुछ ना कुछ आपको बोल रहा है। यही अब मुजफ्फरपुर शहर को ही आप देख लीजिए, ये दूसरा सबसे बड़ा शहर है बिहार में, स्मार्ट सिटी में गिना जाता है ये। हाँ, और इसमें स्वच्छ भारत कैंपेन जब था तो मुजफ्फरपुर शहर जो है उसमें अगुवाई करने की बात हुई थी। यहाँ के जो 2 टाइम एमएलए हैं, सुरेश शर्मा, भाजपा से लड़ते हैं। भाजपा यहाँ पर शहरी जितने भी शहर हैं वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है, उनको लगातार वो जीतते आई है, उनका वहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग होल्ड है और यहाँ पर वो नगर विकास मंत्री भी है इस स्टेट के, बिहार के। लेकिन अगर आप मुजफ्फरपुर आप कहीं पे भी घूम ले, एकदम बीचों बीच हर जगह आपको कूड़ा नज़र आएगा, हर जगह में कोई भी ट्रैफिक सिस्टम्स नहीं है और कूड़े और गंदगी की बात ये कह दूं कि आप कोई ऐसा लेन नहीं है जहाँ पर यहाँ गंदगी नहीं है, कूड़ा नहीं फेंका गया है। नगर निगम अपना नगर निगम के तरफ से कोई बात नहीं हो रही है कि यहाँ, या नगर विकास मंत्री जो यहाँ के एमएलए है उनकी तरफ से कोई भी सुधार नहीं हुआ है। हमने यहाँ पे लोगों से बात की तो उन्होंने यही कहा कि ये हमेशा से ऐसे ही रहा है और बाढ़ में ये पूरा शहर और डूब जाता है। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के नाम पर यहाँ पर फ्लाईओवर अलग अलग जगह बना दिए गए और लोगों का यहाँ पे कहना है कि जब ये, क्योंकि ये निचला एरिया है, तो फ्लाईओवर में जब भी बाढ़ आता है तो जो फ्लाईओवर का नीचे का जो पूरा एरिया है जहाँ सेटलमेंट्स बने वहाँ गंदगी और ज़्यादा जम जाती है और घुटने तक पानी रहता है। जब वो पानी रहता है तो बहुत सारी गंदगी वैसी ही रह जाती है जो महीनों तक साफ़ नहीं होती है और उसकी वजह से बीमारियाँ अलग अलग तरीके की फैल रही है। पूरा मुजफ्फरनगर घूमने के बाद फाइनली हम लोगों को ये स्पॉट मिला
जहाँ पर हमने सोचा कि यहाँ पर हम अपना ये प्रोग्राम कर सकते हैं, क्योंकि कोई भी ऐसी जगह नहीं थी जहाँ पर एक अच्छे से किया जा सकता है। या तो बहुत ज़्यादा भीड़ है, या तो मतलब कुछ संगठित तरीके से हो नहीं रहा है। लेकिन अब फाइनली अब इस लाइफ को हम रैप अप करेंगे और राजनीतिक मुद्दों से ही ख़त्म करते हैं। एक हर जगह ये दिख रहा है कि नीतीश के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी तो है, लेकिन क्योंकि बीजेपी अनटेस्टेड फोर्स है और हालांकि यहाँ पर बीजेपी अनटेस्टेड फोर्स है, बीजेपी विधायकों के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी दिख रही है, लेकिन बीजेपी के खिलाफ बहुत ज़्यादा आक्रोश नहीं दिख रहा है। क्या आपको भी ऐसा दिख रहा है? ये जितना जदयू और नीतीश कुमार के खिलाफ है, हाँ। तो उसकी तुलना में बीजेपी और उनके नेताओं के खिलाफ कम है। नहीं, लेकिन जो मंत्री रहे हैं, जो सिटिंग में रहे, देखिए जो सिटिंग में मिल रहे हैं वो उनके खिलाफ एक त्रास मतलब हर जगह है, क्योंकि वो जहाँ आरजेडी के भी एक दो लोग थे वो वहाँ भी दिखा। वो उसका कारण ये है कि अब जो मंत्री विधायक हैं उनका जनता से बहुत अलगाव हो गया। वो हर जगह जहाँ भी मैं गया, जहाँ वहाँ से वो है कि कोई नहीं आया, जबकि पहले इतना अलगाव नहीं था। तो इसलिए वो जो बीजेपी के भी जो एमएलए हैं या एमपी भी हैं, वो बाढ़ के दौरान अपने क्षेत्रों में नहीं गए, उनका हाल चाल नहीं, हो सकता है कुछ न कर पाए, लेकिन आप उनसे जुड़े रहते हो, उनका दुख पूछते हो, तो वो हर जगह शिकायत कि हमारे दुख को सुनने कोई वोट के समय में आते हैं। तो वो बीजेपी के भी जो एमएलए हैं वहाँ भी इसीलिए कई जगह ऐसी घटनाएं भी हुई जब वो प्रचार के लिए निकले तो उनको विरोध का सामना करना पड़ा। लेकिन तब भी वो नीतीश कुमार और जदयू के खिलाफ जितना है, जिस सरकार के खिलाफ है, उतना बीजेपी के खिलाफ कम है। नीतीश ही एक बड़े चेहरे हैं, सरकार का मतलब नीतीश, हर जगह लोग नीतीश नीतीश करते हैं, नीतीश सरकार नीतीश, तो बीजेपी के खिलाफ उतना नहीं है। तो मुझे लगता है कि उतना नुकसान उनको शायद न हो, लेकिन जदयू का भारी नुकसान। लोजपा का क्या रोल रहेगा? लोजपा का देखिए 22 को बीजेपी के नेता ही लोजपा के टिकट से लाए, तो उन जगहों पर आ रहा है कि बीजेपी की पूरी फोर्स उनको ही लगी है लोजपा के लिए। लेकिन फिर भी लोग जहाँ भी मैं बात करने गया लोजपा के बारे में पूछा, तो उन लोगों का सबका ये कहना था कि ज़्यादा से ज़्यादा 4-5 सीटें जीत सकती हैं, लेकिन वोट का नुकसान हो हर सीटों पर। कई जगह लोजपा से अच्छे कैंडिडेट भी आए हैं, बंगाल में धनबल से भी संपन्न है, ज़्यादा तो धनबल से ही संपन्न है, तो वो ज़रूर कुछ न कुछ नुकसान करेंगे। और वो ज़्यादा मुझे लगता है कि वो जदयू का उसका नुकसान होगा। और कन्फ्यूजन सबसे बात है कि जो अलायंस है जो बीजेपी और जदयू का, उस अलायंस में एक कन्फ्यूजन है उसके समर्थकों को कि लोजपा का क्या हो रहा है। तो नीतीश कुमार के स्ट्रांग वोटर हैं, वो बड़े नाराज थे कि बीजेपी ने क्या चेंज किया है, कि वो कह रहे हैं कि हम मोदी जी को पसंद करते हैं, उनकी नीतियों में विश्वास करते हैं, कैंडिडेट उतार रहे हैं, तो नाराजगी कई जगह वो भी दिख रही है। तो ये इनका जो वोटर है उनके बीच एक असमंजस जिसको कहते हैं वो भी है कि क्या जाए कैसे करें। तो वो एक एजेंडा सेट करने में भी ये लोग पीछे रह गए, और इस कन्फ्यूजन को जैसे कि नीचे स्तर तक ये चला गया है कि बाद में लोजपा बीजेपी के साथ आएगी और नीतीश कुमार जी को अलग किनारे किया जा सकता है। ये बात नीचे तक जो गांव में और ये लोग भी चर्चा कर रहे हैं। तो ये लोजपा तो फैक्टर है, और लेकिन सीटों वोट के मामले में वो हर तरह नुकसान करेगा, गरीब इधर उधर करेगा, गड़बड़ करेगा। लेकिन सीटों के मामले में लोग जो चर्चा कर रहे थे वो कोई भी 5-6 से ज़्यादा देने की स्थिति में नहीं बोला था। मुझे भी यही लगता है कि सीट भले लोजपा ज़्यादा ना जीत पाए, लेकिन नुकसान आप जितना घूमे आपको ओवरऑल क्या सेंटीमेंट लगा लोगों के बीच में, गरीबों के बीच में, और अलग अलग एक राजद को लेकर एक सॉफ्ट कॉर्नर एक लोगों में डेवलप हुआ है, ये हर जगह दिखता है। और सोशल मीडिया में बहुत फॉलो कर रहा हूँ इन दिनों, रोज़ मैं देखता हूँ कि वो किसके कितने फॉलोअर्स हैं और किसके वीडियो पर कितने लाइक्स और शेयर्स आ रहे हैं। तो अगर सोशल मीडिया को अगर आप एक ट्रेंड मान लें तो वो अगर कुछ संकेत करता है, तो नीतीश का जो फेसबुक अकाउंट है उसमें जितने उसके उनके फॉलोअर्स हैं उससे करीब 50,000 फॉलोअर्स कम थे तेजस्वी यादव के, अभी एकदम 20,000 कम है। मतलब दोनों के बीच में फासला सिर्फ 20,000 फॉलोअर्स का है। और अगर नीतीश कुमार कोई वीडियो लाइव जाते हैं किसी रैली में, तो वहाँ पे आप देखेंगे कि जो 1 मिनट में अगर 1,000 लाइक्स मिल रहे हैं तो 5,000 लाइक्स तेजस्वी को मिल रहे हैं। तो सोशल मीडिया पे एक एज लेता हुआ दिख रहा है राजद। और ज़मीन पर भी बहुत जगह पे लोग कह रहे हैं कि जहाँ हम रोज़गार की बात दरअसल लोगों को एकदम पसंद आ गई है, और उस मुद्दे को उनको लगता है कि बहुत सीरियसली कुछ ये कर सकते हैं। तो इस वजह से थोड़ा राजद एज लेती हुई दिख रही है। मतलब
जमीन पे। आगे क्या होगा वो तो हम 10 तारीख को पता चल ही जाएगा। मगर अभी हमारी एक बात हो रही थी, गया में जो पिछली बार अभी कुछ दिन 23 तारीख को प्रधानमंत्री ने जब रैली किया, तो एनडीए में रैली को लेकर बहुत ज़्यादा उत्साह होता हुआ नहीं दिख रहा है। ना नीतीश भीड़ जुटा पा रहे हैं, ना प्रधानमंत्री मोदी ने भी भीड़ जुटाया। अभी हमारी वहाँ पे कुछ सोर्सेज से बात हो रही थी, तो उन्होंने कहा कि 5,000 से ज़्यादा अधिक लोग नहीं होंगे। हालांकि परमिशन जो इलेक्शन कमीशन ने दिया था मोदी रैली के लिए वो 20,000 था। तो इस तरीके की बातें सामने आ रही है। हालांकि और तेजस्वी की रैलियों में हमने बहुत भीड़ देखी। कोविड का सारे प्रोटोकॉल्स उल्लंघन हो रहे हैं, वो अलग बात है। जो हम लोग ये एक सब सोच रहे हैं कि बिहार में कोरोना को कई जगहों में हमने सुना कि एक साजिश मानी जा रही है बहुत सारे ग्रामीण इलाकों में। वो कह रहे हैं कि ये गरीब को गरीब करने का एक कॉन्स्पिरेसी है, एक साजिश है। क्योंकि लोगों का कहना है जिनके आस पड़ोस में गाँवों में कोरोना के केस नहीं आए, उनको लग रहा है कि क्यों फिर हमें सरकार 5 महीने से घर बैठे रहने को कह रही है, क्यों हमें फोन किया जा रहा है। तो इस तरीके से बिहार जहाँ पर कोरोना को लेकर उतनी अंडरस्टैंडिंग नहीं बनी है, तो उनको लग रहा है कि ये एक ऐसी महामारी है जहाँ पर सभी घूम रहे हैं, किसी के पास काम है और किसी के पास नहीं है। बहुत सारे जगहों में हमने गए जब वहाँ पर भुखमरी की हालत थी, लोग बहुत उधार धार ये भी कर रहे हैं। और एक दूसरी चीज़ जो हर जगह मुझे दिख रही है वो है शराबबंदी के खिलाफ कैंपेन। हर जगह शराब, जहाँ जहाँ मैं जा रहा हूँ वहाँ लोग कह रहे हैं शराब ब्लैक में मिल रहा है। वहाँ पर अभी उमेश जी से बात हो रही थी तो उन्होंने कहा था कि पहले जो यहाँ पे रेवेन्यूज़ आते थे, एक्साइज आता था, वो 4,000 करोड़ रुपए आते थे। तो जिस शराबबंदी को माना जा रहा था कि वो औरतों नीतीश के जो विमेन कॉन्स्टिट्यूंसी बनाने में सफल रहा, वो अब वैसा होता हुआ दिख नहीं रहा है। अब जो इतनी ज़्यादा आर्थिक संकटें हैं कि वहाँ पर अब ये शराबबंदी की वजह से जो छोटे मोटे उसके अलाइड बिजनेसेस थे, कल हमारी किसी से जब बात हो रही थी कि यहाँ पर जब शराब होता था तो लोग आते थे, उसमें कुछ पान तंबाकू खाते थे या फिर कुछ चने ले लेते थे या भूंजा ले लेते थे। तो ऐसे जो छोटी मोटी जो रेडियाँ लगा कर बैठे थे वो सारे बंद हो गए इसकी वजह से। और जहाँ काम नहीं है वहाँ पे ऐसे छोटे मोटे जो इनकम की जो स्रोत है वो सारी भी जब ख़त्म हो जाता है तब तो बहुत ही ज़्यादा लोगों पे भारी संकट है। तो और हम लोग सब पिछले 10 दिनों से घूम रहे हैं। लास्ट 2 दिन में पहले चरण आते आते हमने ये एक तरीके से देख रहे हैं कि जो यहाँ पर एक बहुत ही वोकल कैंपेन, आरजेडी के सपोर्टर्स तो बहुत वोकल हैं ही, साथ में आप अलग अलग जगहों में जो अपर कास्ट खाते हैं, जो उच्च जातियों के लोग हैं, वो लगातार एक नैरेटिव चला रहे हैं कि जंगल राज आ जाएगा, आने वाले 10 दिनों में जंगल राज आ जाएगा। तो ये आप सोच लो क्या होगा। तो ये जब ये पूरी तरीके से बात समझ में आ रही है कि जो जातियाँ हैं जिनके खिलाफ राजद और नीतीश कुमार और ये सारे जो उनकी इस तरीके जो यहाँ का जेपी मूवमेंट चला, जो एक ओबीसी सोशल जस्टिस न्याय, सामाजिक न्याय की जो बात चली, वहाँ पर उसके खिलाफ उनका हमेशा से विरोध रहा है। और अभी जब राजद आता हुआ अगर उनको लग रहा है ऐसा कुछ कि वो आ सकती है, तो वहाँ पर अचानक से ये नैरेटिव जंगल राज वाला स्टार्ट हो जाता है। हालांकि ये जो उच्च जातियों के लोग हैं ये सिर्फ 15% माना जाता है उनको ऑफिशियली, बाकी के सारे लोगों में इस तरीके की कोई बात नहीं है। वहाँ पर एंटी इनकम्बेंसी साफ साफ दिख रहा है। तो ये है, आज हम फिर अपने अलग अलग दिशाओं में चले जाएंगे। रिपोर्टिंग हमारी आप वायर में देखते रहिए, बिहार का कवरेज आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और हमारे जो रिपोर्ट्स है वायर हिंदी में और वायर इंग्लिश में और वायर उर्दू में, ये लगातार आप जाकर पढ़ते रहिए। विस्तार से हम रिपोर्टिंग कर रहे हैं और हम ये नहीं बता रहे हैं कि कौन जीत रहा है या कौन हार रहा है, वो हमें आने वाले 10 दिनों में मालूम चल जाएगा। मगर चुनाव में क्या क्या बातें हो रही हैं, टॉकिंग पॉइंट्स क्या है, इस चीज़ पे हम रिपोर्ट कर रहे हैं और ग्राउंड से रिपोर्ट कर रहे हैं। नमस्कार, मैं अजय आशीर्वाद, वायर से।